तो ये जो हम लोग जो ये ऐसा सोचते हैं ना कि हम कुछ अपने में सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, तो हमको हम्म। साक्षात्कार हो जाएगा और उसके बाद बोध अनुभव हो जाएगा, अपने में ही कुछ हमको अनुभव हो जाएगा, ऐसा हम लोग सोचते हाँ रहते हाँ हैं, है ना। और हाँ 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 बहुत सारे लोग इसमें बहुत ताकत लगाते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत ताकत हाँ। लगाते हैं, लेकिन हम्म। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, आप इस पे विचार करके देख लीजिए। जी। तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि हम कितना भी सोचें, जैसे मान लीजिए कि हम न्याय धर्म सत्य के आधार पे तुलन करेंगे, तो तुलन हाँ करने से हाँ। जो भी निष्कर्ष आएंगे वो इस वांग्मय में लिखे जा चुके हैं सारे। अच्छा। हम इससे इतर कोई ठीक भी है। निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। हाँ जैसे हाँ। मान लीजिए कि बाबा जी कह रहे हैं मानव संचेतना में 122 प्रकार का आचरण होता है, ठीक है। तो जब हम इस आचरण को देखेंगे तो 122 ही हम्म। निकलेंगे, है ना। हो हाँ सकता हम पूरे ना भी देख पाए, क्योंकि वो हाँ देखने का उतना मादा हमारे अंदर नहीं रहता है हाँ। हम्म। जो अनुसंधान करने वाले व्यक्ति के अंदर रहता है ना। ठीक है। लेकिन हम जितना भी देखेंगे तो जो कहा गया है वो प्रमाणित होता है ना। हम्म। जैसे मान लीजिए उन्होंने चित्त में कहा श्रुति स्मृति मेधा कला कांति और रूप निरीक्षण और गुण, ये सब क्रियाएं होती है ना। अब हम इस हाँ क्रिया को देखते हैं, है ना। जब जैसे हाँ। हम भाषा में देखते हैं, श्रुति स्मृति को हम भाषा में देखते हैं, तो वो जो चित्त की क्रिया वो प्रमाणित होती है ना। जैसे हम जिसको मेधा और हम्म। कला कह रहे हैं, मेधा और कला कह रहे हैं, तो वो हमको विवेक और विज्ञान में स्पष्ट होती है। और विवेक और विज्ञान जो है वो हमारे ठीक है। व्यवहार कार्य में स्पष्ट होता है ना। तो व्यवहार कार्य में जैसे ही हमको विवेक विज्ञान स्पष्ट होता है तो चित्त का जो क्रिया है, जिसको मेघा कला कह रहे हैं, वो स्पष्ट होता है। इसी तरीके से निरीक्षण और ये अपना कांति और रूप है। तो जब हम परिवार में संबंधों में संगीत को पहचान पाते हैं तो हमको व्यवस्थात्मक कांति का बोध होता है। तो ऐसा लगता है कि पूरा अस्तित्व जो है वो संगीतमय है ना। उसी को बाबा जी ने कांति बोला है ना। कांति का मतलब है इसी को, जब व्यवस्थात्मक जो कांति है उसको व्यवस्थात्मक कांति बोला है, मानव में उसको छवि बोला है और प्रकृति में छटा बोला है। तो जब हम प्रकृति में व्यवस्था का अध्ययन करते हैं ना तो उसमें नियंत्रण संतुलन निश्चित आचरण एक निश्चित गति हमको दिखती है सभी में, परमाणु में, है ना, प्राण कोशाओं में और जीव संसार में, इन सब में एक संगीतमय गति दिखती है। उसी को बाबा जी छवि कह रहे हैं। और वही जो है जब प्रकृति में दिखती है उसको छटा कह रहे हैं, मानव में दिखती है उसको छवि कह रहे हैं। तो मानव में जो छवि है वो न्याय के रूप में रहती है और प्रकृति में जो छवि है वो नियम के रूप में रहती है। तो इससे क्या होता है कि जब हम बाबा जी ने जो सूचना दी है हमको चित्त की क्रियाओं का, उन चित्त की क्रियाओं को जब हम अस्तित्व में देखते हैं और अस्तित्व में यदि हम उनको पहचान पाते हैं तो हमको चित्त की क्रिया का साक्षात्कार होता है या प्रतीति होती है। तब हम उसको पहचान पाते हैं कि ये हमारे अंदर कांति और रूप है, ये निरीक्षण और गुण है, ये संतोष और श्री है ना, ये जो है प्रेम और अनन्यता है और श्रद्धा और पूज्यता, ऐसा हम अपने अंदर में देख पाते हैं। तो ये जो अपने अंदर में देख पाना, तो देखना कहाँ होता है, जब हम संबंध में जी रहे होते हैं, व्यवस्था में जी रहे होते हैं। तो जीते जीते हम अपने अंदर में देखते हैं, वही साक्षात्कार का क्रिया है जिसको अपन साक्षात्कार का क्रिया करें। और यदि हम जी नहीं रहे हैं और अपने में आंख बंद करके देख रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं दिखता है। उसमें केवल जो हमने वांग्मय में पढ़ा हुआ रहता है उसका स्मृति रहता है, जिसको अपन स्मृति कहते हैं। वो शब्द के रूप में स्मृति रहता है, वस्तु तो रहता नहीं, वस्तु जीने में ही पता लगता है। ठीक है सुनीता दीदी, ठीक बोल रहा हूँ ना? जी भैया एकदम सही बात कह रहे हैं आप। हाँ साक्षात्कार तो जब उनके आधार पे जीना होगा, जीने में जो हमें दिखाई पड़ेगा
वही मेरा प्रमाण के रूप में और उसी का साक्षात्कार। तो ठीक है। हम्म। और बाकी तो यदि मैंने तो वैसे रखा है तो वो जब स्मृति है। तो जीने में हमको दिख जाता है तो हमको साक्षात्कार हो गया, उसकी स्वीकृति हो जाती है, क्योंकि वो प्रमाण भी है ना, हमको जी, दिखा और प्रमाणित भी हो गया। साक्षात्कार इसीलिए है कि वो आपको दिखा जीने में, इसीलिए वो संकल्प भी है, स्वीकृति भी है ना। हाँ, और प्रमाण भी है। प्रमाण भी है। हाँ, तो प्रमाण के प्रति सह स्वीकृति रहती है, जी, प्रमाण के लिए स्वीकृति के का प्रयास नहीं करना। बिल्कुल ठीक बात। हम्म। बहुत ही अच्छा रखा भैया आपने पॉइंट, हम्म। बहुत ही सुंदर और एकदम स्पष्ट बीच में व्याख्या है कि क्लियर पकड़ में आ जाएगा। हम्म। दीदी सुन नहीं पाए, शायद आपका बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, पूर्णिमा दीदी का। ये तो शब्दों का फिर से एक नए तरह का बोझ लिए घूमने लग जाते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शब्द होते हैं ना, जो स्मृतियां होती हैं, जिनको अपन स्मृति कहते हैं शब्द के रूप में, जी वो वर्तमान नहीं होता, वो विगत होता है हमेशा। जी जी स्मृति हमेशा विगत की होती है, जिसको अपन स्मृति बोल रहे हैं ना, जी मेमोरी जिसको कह रहे हैं। जी। मेमोरी वर्तमान की नहीं होती, वर्तमान का अनुभव होता है, हम्म, और स्मृतियां जो है विगत की होती है। जी जैसे मान भैया लो हमने, अध्ययन की परिभाषा में जो स्मरण पूर्वक कहा गया है, वहाँ स्मरण किस किस अर्थ में? वहां पे जो स्मरण है ना, हमारे अपने होने का स्मरण, हम हैं इस बात का स्मरण। अच्छा, वहाँ विगत की स्मृति तीन जैसा कुछ ती, नहीं है या वाङ्मय के? तीन बातें तीन बातें बोली हैं उसमें, जी है ना। उसमें एक बात आपने कहा कि स्मरण, स्मरण बोला गया है ना, अनुभव की रोशनी में, स्मरण पूर्वक, अधिष्ठान के साक्षी में, ऐसा 3 शब्द बोले हैं ना। जी तो अधिष्ठान का मतलब है जिसको हम लोग कह रहे हैं सह अस्तित्व, है ना। और अनुभव की रोशनी का मतलब है जो बाबा जी ने जो दर्शन वाङ्मय लिखा है ये। और स्मरण का मतलब अपना होना स्वीकार है। यदि अपना होना स्वीकार है नहीं है तो नहीं होगा। जो से वेदांतिक परंपरा में कहा कि आप हैं ही नहीं, आपका अपना होना भ्रम है, या आपका अपना होना स्वप्न है, या मिथ्या है, इस तरीके से बोला। तो उस स्थिति में हम लोग जी ही नहीं सकते ना। हम जिएंगे क्या है, जब हमारा अपना होना ही स्थिर नहीं है तो हम जिएंगे कैसे। और अधिष्ठान के साक्षी में, यानी सह अस्तित्व में देखना है, जिसको अपन कह रहे हैं स्थान होने। आत्मा को कहते हैं भैया या? आत्मा मतलब सह अस्तित्व, आत्मा में जो अनुभव है ना, वो सह अस्तित्व में अनुभव कोई आत्मा के रूप में बोला जी है ना, जिसको अपन आत्मा कह रहे हैं। जी तो उसमें 3 चीजें हैं ना, आत्मा है, और आत्मा के साथ में जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि बुद्धि है और संकल्प है, है ना, बोध और संकल्प की क्रिया है ना। तो आशा विचार इच्छा रितंबरा, बुद्धि के साथ रितंबरा शक्ति है, और जी बुद्धि बल है। तो बल और शक्ति के रूप में क्रिया को पहचानते हैं। जी तो वैसे ही आत्मा बल है, और जो शक्ति है उसकी वो प्रमाण है, या प्रामाणिकता है, जो भी उसको जी बोलेंगे। तो जो क्रिया है वो अनुभव की क्रिया है, और अनुभव का क्रिया सह अस्तित्व में ही होता है ना, जी जिसमें हमको अपना होना रहना जो है सह अस्तित्व में पहचानने में आता है। तो ये जो आत्मा के रूप में हम मैं ऐसा अपने में तय कर लेते हैं ना, वो अहंकार है, वो बुद्धि के रूप में अहंकार है। तो जब हमारा अपना होना सह अस्तित्व में हो जाता है ना, तब उस इसलिए अधिष्ठान जो है वो सह अस्तित्व में आत्मा, ऐसा हम लोग भाषा बोल सकते हैं, लेकिन अनुभव ही अधिष्ठान होता है मूल रूप से। जी क्योंकि अनुभव शब्द जो है वो आत्मा के लिए ही इंगित है, जी और उसी को कह रहे हैं कि
जब हम इसको अनुभव दर्शन में देखते हैं तब आत्मा को मैं बोला है और बुद्धि को मेरा बोला है। लेकिन अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं उसमें हम मैं के रूप में बुद्धि को माने रहते हैं, आत्मा को नहीं मानते। ऐसा है। अनुभव के बाद हमको ये पता लगता है कि हमारा अपना होना व्यापक वस्तु के साथ अविभाज्य वर्तमानता में है ना। तो ये जो मैं के रूप में व्यक्तिवादी मान्यता होती है वो विलय हो जाती है, उसकी जगह हम अपने होने को सह अस्तित्व में पहचानते हैं। हमारा अपना होना सह अस्तित्व में है और यही प्रमाणित होता है तो हमारा अपना रहना सह अस्तित्व में है। तो रहने के रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण है जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र तक है ना, रहने के रूप में। तो वो जो हमारा अपना होना जो है वो सह अस्तित्व में प्रमाणित होता है। उसको भी हम लोग व्यक्तिवादिता के रूप में ही देख लेते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ, उस रूप में अपने होने को स्वीकार लेते हैं। हम ये नहीं मानते कि हम सह अस्तित्व में हमारा रहना है या होना है। जैसे किसी व्यक्ति की पहचान क्या होती है, तो उसकी जो पहचान होती है वो उसका आचरण ही होता है। आचरण के बिना तो मानव का कोई पहचान नहीं होता। जो रहने के अर्थ में जिसको कह रहे हैं, रहने के अर्थ में मानव का पहचान क्या है, तो उसका आचरण है। और आचरण व्यक्ति में होता नहीं है, आचरण तो सहअस्तित्व में होता है, परस्परता में होता है। तो इसलिए हमको अपना होना परस्परता में पहचानने में आता है, इस तरीके से समझ में आता है। उसी को हम लोग अनुभव के समय में जो व्यापक वस्तु के साथ अविभाज्यता में होने को पहचानते हैं, जिसको अपन कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व जो है वो नित्य है। और उसी से फिर बुद्धि में उसकी स्वीकृति जो है अमरत्व बोध के रूप में होती है। समझ में आ रहा है भैया, संतोष भैया? ये स्मरण सहित होगा, इसका है? स्मरण रहे मतलब। हाँ, मैं बोधपूर्वक हूँ, इसका स्मरण, अपने होने की स्वीकृति अच्छा। होना, क्योंकि वेदांत ये कहता है कि आप नहीं है। हाँ, वेदांत की तो भैया मान्यता है आप समाधि में नहीं। भी यही होता ना, स्वयं जैसे आशा विचार इच्छा चुप रह जाती, लेकिन वही ये तो पता चलता ना कि मैं हूँ। हाँ, जो लेकिन समाधि वो में बाबा अनुभव जी की बताए क्रिया हैं, नहीं है। जो समाधि में जो होता है वो अनुभव नहीं है। अनुभव की समाधि में नहीं जो है। होता है अच्छा, नहीं, वो व्यापक नहीं आशा का विचार दर्शन इच्छा नहीं का, करना। आशा विचार इच्छा का जो है वो चुप हो जाना के रूप में बाबा ने बोला है। आशा विचार इच्छा चुप हो जाते हैं और जो मैं हूँ बना रहता। मैं हूँ का मतलब जो बुद्धि के रूप में रहता है। जब हम बुद्धि के रूप में अपने बुद्धि के रूप मैं में को आत्मा तक नहीं पहचानते हैं, पहुंचते। हाँ, हाँ, तो वो अहंकारी है वो, हाँ, क्योंकि वो आत्मा तक पहुंचता नहीं है अहंकार है ना। वो। तो आत्मा से विमुख बुद्धि ठीक को है। अहंकार बोला है ना, तो वो अहंकारी है। तो हम्म, हमारी परंपरा में भी अच्छा। उसको अहंकारी बोला, अहम बोला, अहम। और वो कहते हैं कि जब ये हम्म, अहम का विलय हो जाता है तब उसको वो कह रहे हैं कि मोक्ष हो गया, ऐसा बोलते हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो अहम का विलय नहीं होता है, बल्कि आत्मा की स्वीकृति हो जाती है, तो बुद्धि में जो अहम भाव होता है वो विलय हो जाता है। तो उस स्थिति में ठीक है। हम अपना होना रहना जो है सह अस्तित्व में पाते हैं। फिर अध्ययन की एक और हर परिभाषा ये कि मतलब स्मरण सहित किए गए क्रिया प्रक्रिया एवं प्रयास ही अध्ययन है। हाँ, तो क्रिया प्रक्रिया और प्रक्रिया और प्रयास क्या प्रयास का होगा? मतलब है वो जीने में होता है। जीने में हम कोई क्रिया प्रक्रिया और प्रयास अच्छा। करते हैं, वहीं पे होता है। ये स्वयं में कुछ नहीं होता है। स्वयं में जैसे बाबा जी के साथ भी जो स्वयं में हुआ वो संयोग विधि से ही हुआ। बाबा हाँ, जी ने संयोग से इसीलिए हुआ। कहा भी कि मैं इसके लिए प्रयास नहीं किया था, ये तो मेरे अंदर घट गया, ऐसा हुआ। फिर उन्होंने अच्छा। मानव व्यवहार दर्शन में ये भी लिखा है कि मानव जाति के पुण्य से हो गया है, ऐसा लिखा है। 1900। जैसे जो जीवन के दबाव से शरीर में अंग अवयवों का विकास होता है, लेकिन वो एक जीवन नहीं होता। पूरी इस पृथ्वी पे जितने भी जीवन है, अस्तित्व में जो भी जीवन है, तो वो जो जीवन का दबाव जो है
वो मांस तत्व के ऊपर पड़ता है। और जीवन में जो जो इंद्रिय का क्रिया मूल रूप से जीवन में होता है, जीवन ही देखना चाहता है ना। हाँ। तो वो जो अपने देखने को प्रमाणित करने के लिए जो जड़ तत्व के ऊपर, जिसको अपन शरीर कह रहे हैं, वो जड़ तत्व है, उसमें भी मांस तत्व के ऊपर दबाव बनता है। उसके कारण से जीवन जो देखना चाहता है, वो देखने के लिए यंत्र के रूप में आंख का विकास होता है। इसी तरीके से सारी इंद्रियों का विकास होता है। सारी इंद्रियां जो है और शरीर के सारे अंग अवयव भी, सारे शरीर के अंग अवयव भी इसी क्रम में विकास होते हैं, जीवन अपने होने को प्रमाणित करने के अर्थ में होता है। तो ये कोई एक जीवन का क्रिया नहीं है ना, ये सम्मिलित क्रियाकलाप होता है। जैसे पृथ्वी पे पानी बनने की घटना ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के योग से है, अनंत क्रियाओं के योग में, और उसमें भी ब्रह्मांडी किरणों के योग से ही जो है पानी बनने की घटना होती है। तो इससे पता लगता है हर क्रिया जो है सहअस्तित्व में क्रिया होती है, और सहअस्तित्व में क्रिया का मतलब है अनंत क्रियाओं के योगफल में कोई क्रिया होती है। जैसे यदि मानव शरीर की क्रिया को समझें, मानव शरीर बनने की क्रिया को, तो आपको पता लगेगा कि अनंत क्रियाओं के योगफल में मानव शरीर रचना है, ऐसा पता लगेगा। और उसमें भी केवल भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं है, उसमें जीवन क्रिया भी शामिल है, क्योंकि जीवन क्रिया के कारण से जीवन प्रमाणित होने के अर्थ में ही तो शरीर रचना का विकास होता है। ठीक है, ये स्पष्टीकरण जो दे रहा हूं मैं। या कोई और प्रश्न हो तो? इसको आपने मैं थोड़ा और पढ़ लूँ इसको, वैसे आपने हाँ हाँ, काफी पढ़िए ना। जी। ये पाठक जी, अभी आपने जो बोला कि बहुत सारे जो जीवन है उनका एक प्रेशर रहता है, तो ये पहली बार जब कोई मानव शरीर का रचना होता है, पहली बार किसी गर्भ में, उस टाइम की बात कर रहे हैं या अभी भी ऐसा कोई कार्यक्रम है? ये तो निरंतर बना ही रहता है ना, जो दबाव है वो निरंतर बना रहता है। और जो पहली बार क्या होता है, बाबा जी ने लिखा है कि जब मानव प्रकट हुआ होगा इस धरती पे, तो एक साथ अनेक जगह पे हुआ होगा, एक मानव से मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। जी जी, ये लिखा है, ऐसा लिखा हुआ। कई ऐसे जगह ही हुआ जीव है, जंतु होते हैं, जैसे कई बार मान लीजिए लोग- प्राण कोशाएं बनती है ना, तो एक साथ सैकड़ों अनंत प्राण कोशाएं बनती है ना, ऐसा रहता है। ऐसे ही जो जीव संसार है ना, वो ऐसा नहीं होता कि एक जीव बनता है फिर वो मल्टीप्लाई होके अनंत जीव होता है। तो जैसे स्वेदा संसार होता है, तो स्वेदा संसार एक साथ अनंत संख्या में बनता है। कुछ बोल रहे थे आप, मैं बीच में बोल दिया, बताइए। नहीं, वही क्लैरिफिकेशन मैंने करनी थी, क्योंकि पूरे दर्शन को मोटा मोटी पढ़ी चुके हम, इस टाइप की बात वहां पे तो कहीं है नहीं, हैं? दर्शन में तो इसका कोई उल्लेख है नहीं जो आप बात कर रहे नहीं, थे। एक जगह बाबा जी ने कहा है, शायद भौतिकवाद में कहा है कि कल्पना में यही बनता है कि अनेक जगह मानव जो है एक साथ प्रकट हुआ हो। बिल्कुल, मैंने भी पढ़ा है, ये भौतिक बात में लिखा है। तो बोला है, और उसमें ये भी बोला है कि अलग अलग जानवरों के मतलब गर्भ से पैदा हुआ हैं, अलग 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 प्रकार के जीवों से भी हुआ है मानव हाँ, शरीर, क्योंकि अलग अलग ऐसा जाति के जैसे यहाँ गाय है, तो हो सकता है दूसरी जो कोई जगह है वहाँ गाय उपलब्ध ना हो, वहाँ मंदिर ये चीज तो बोली है जो आपने बोला था ना, क्योंकि वो जीवन का एक प्रेशर होता है उसके जो है ना मांस तत्व के ऊपर। तो फिर अगर इस बात लेकिन जो कुछ प्रकार की थियोलॉजीज में ऐसा बोला है कि पहले एक ही आदमी बचा था जब जल प्रलय हुआ। जैसा मनु के बारे में कहते हैं कि पूरा मानव समाज खत्म हो गया था, केवल मनु महाराज बचे थे, और फिर मनु महाराज से ही जो है मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई, ऐसा भी बोला है ना।
ठीक है, थोड़ा सा एक और चैप्टर पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेगा? सुनीता जी पढ़ रही क्या? जी मैं पढ़ देती हूँ भैया। पढ़िए। ये 116 नंबर पेज का 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट है। जी 116 में सबसे नीचे वाली 2 लाइनें हैं ना। मानव में से जी हम्म जी। 1 मिनट में जरा वो बता दीजिए। हेलो जी। मानव में से के लिए यह धरती एक अखंड है। मानव भाषा कारण गुण गणित के अर्थ में समान। पोषण व्यवस्था करती है। नहीं मैं गलत पेज पे आ गई। नहीं गलत पेज पे आ गए। हाँ गलत पेज पे आ गई। 1 मिनट। समान है। जी 1 मिनट। मानव में से के लिए धरती एक अखंड है और मानव भाषा जो है कारण गुण गणित के अर्थ में समान है। जी जी। शून्याकर्षण की स्थिति में स्वयं स्फूर्त गति सहित एक सौर व्यू और अनेक सौर व्यू सहज व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ यह सौभाग्यमयी धरती है। इस धरती में कहीं भी भाग विभाग नहीं है। सभी भाग विभाग मानव के द्वारा बनाई गई सीमाएं हैं। यह धरती अपने में ठोस तरल वायु सहित रासायनिक भौतिक रचना विरचना सहित चारों अवस्था के धारक वाहक के रूप में प्रतिष्ठित है। हम इस सौर व्यू में यही एक धरती को सौभाग्य संपन्न रूप में देखते हैं, अर्थात चारों अवस्था से संपन्न धरती को देख पाते हैं और कहीं ऐसा सौभाग्य संपन्न धरती नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा सौभाग्य संपन्न धरती हो उसमें से यह भी एक है। अन्य धरती के संबंध में हमें दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह धरती में आवश्यक मानव जागृति सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज रूपी परंपरा को प्रमाणित करना ही अभी इस धरती का मानव सहज कल्याण मार्ग है। इसका कारण यही है, यह धरती को मानवकृत परेशानियों से दूर करने और प्रकृति सहज नियमों को जागृति सहज नियमों को नित्य निरंतर पालन आचरण और व्यवहार करता हुआ मानस आज प्रमाणित होने की आवश्यकता है। यही सर्व प्राथमिक आवश्यकता है। इसके लिए धरती की अखंडता और एकता को पहचानना एक आवश्यकता है। यह धरती भी समग्र व्यवस्था में अविभाज्य है। अतएव मानव अपने जीवन सहज जागृति परंपरा रूप में एकता अखंडता और सार्वभौमता को पहचानने के योग्य इकाई है। इसमें से एकता अखंडता का मूर्त रूप यह धरती भी है। इस धरती को स्वस्थ रूप में बनाए रखना तभी संभव है जब मानव परंपरा जागृत हो जाए। भ्रम पर्यंत अस्वस्थता की कहानी बन चुकी है। मानव भाषा अपने स्वरूप में कारण गुण और गणित है। इसे किसी लिपि पूर्वक संप्रेषित करें, इसका फलन एक ही होता है, अर्थात मानव की समझदारी उसकी परंपरा के लिए भाषा प्रयुक्त होता है। कारण गुण गणित को किसी भी लिपि किसी भी भाषा में संप्रेषित करने की स्थिति में उसकी सत्यता एक ही प्रकार से फलवती होती है। इस यथार्थ को समझने के उपरांत संपूर्ण मानव में समझदारी की समानता का विश्वास होना अनिवार्य है। सर्व शुभ घटित होने के क्रम में समझदारी का यह भी एक आयाम है। इस विधि से संपूर्ण विवाद अनर्थ प्रवृत्ति और रहस्यता से मुक्त मानव परंपरा स्थापित होने के उपरांत अपने आप यह सब समाधान में परिणत हो जाते हैं। इसीलिए सर्वतोमुखी समाधान मानव के लिए समीचीन है। तो इसमें कोई बात रखनी हो तो मैं रुक जाती हूँ। इसमें बस यही है कि धरती की अखंडता की बात की है
और ये कहा कि धरती का भाग विभाग नहीं है, और फिर ये कहा कि चारों अवस्थाओं का की धारक वाहक के रूप में ये पृथ्वी है ना। जी तो चारों अवस्थाओं में मानव भी है, तो मानव को भी धारक वाहक धारण करने वाली पृथ्वी है, तो उस रूप में मानव अविभाज्य है। एक्चुअली मानव का जो प्रकटन है वो धरती से ही हुआ है ना, जी तो इसलिए धरती के जैसे मानव शरीर का क्रिया है ना, तो वैसे ही पृथ्वी के क्रिया में एक मानव का क्रिया है ऐसा। जी तो इस रूप में हम मानव को भी अविभाज्यता में ही देखेंगे, इस धरती की अविभाज्यता में देखेंगे। तो जी इसी बात को उन्होंने मूल रूप से यहाँ रखा। और दूसरी बात बोली है कि जो भी सच्चाइयाँ हैं वो कारण गुण गणित के रूप में ही रहती हैं, चाहे उसके लिए लिपि कोई भी हो। जैसे मान लीजिए कि गणित में हम लोग आकार आयतन घनता को मेजर करते हैं, तो स्केल कोई भी हो, लेकिन जो आकार है वो निश्चित ही रहता है। जी मेजरमेंट हम कोई भी विधि से कर सकते हैं, है ना, गणना किसी भी विधि से कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग सेंटीमीटर और इंच में करते हैं ना, जी तो उससे कोई आकार मेजरमेंट से कोई आकार घटता बढ़ता है ऐसा नहीं होता। जी तो इसीलिए बाबा जी कह रहे हैं कि जो भाषा है वो तो कारण गुण गणित के रूप में एक सबके लिए एक जैसी, इसीलिए उन्होंने इसको मानव भाषा बोला है। जी तो लिपि कोई भी हो सकती है, जी और जो संप्रेषित होने वाली जो वस्तु है वो भी कारण गुण गणित है, लिपि नहीं होती संप्रेषित। जी जैसे मान लीजिए कि हम जब ये कहते हैं ना कि वस्तु एक फुट की है या 12 इंच की है ना, या 144 सेंटीमीटर की है ना, तो जो इंगित होने वाली वस्तु है उसका आकार है, जो हम लंबाई कह रहे हैं, जो उसकी लंबाई है। जी तो इंगित होने वाली वस्तु 12 इंच नहीं है ना, 144 सेंटीमीटर है ना, जो है 1 फुट है। वो इंगित नहीं होता है, इंगित आकार होता है। जी तो इसलिए जो संप्रेषित होने वाली वस्तु है वो भी कारण गुण गणित है, ऐसा बोल रहे हैं। और वही समझदारी भी है, जिसको अपन समझदारी कहते हैं। तो हमारी स्मृति में मान लीजिए 12 इंच है, लेकिन आकार का कल्पना नहीं है, हमारी कल्पना में आकार नहीं है, तो फिर वो 12 इंच को याद रखने का भी कोई औचित्य नहीं है ना, क्योंकि उससे वस्तु तो इंगित होगी नहीं। जी तो इसलिए बाबा ने कहा कि भाषा एक है, पृथ्वी अखंड है ना, धरती एक अखंड है, और भाषा जो है वो मानव भाषा के रूप में कारण गुण गणित जो है वो पूरी मानव जाति के लिए समान है। जी ठीक है, ठीक अगला बात पॉइंट पढ़ से जी 6वां पॉइंट ठीक बात है वैदिक भैया मेरा है। शून्याकर्षण की स्थिति में बोला था। शून्याकर्षण में एक्चुअली शून्य में कोई आकर्षण विकर्षण तो कुछ भी नहीं होता। शून्य तो हाँ जी, शून्य एक्टिविटी होती, वहाँ आकर्षण कैसे होती? शून्याकर्षण हाँ, वहाँ आकर्षण नहीं होती है शून्याकर्षण। 117 पेज में हाँ हाँ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही लिखा है। तो जितने भी ग्रह गोल नक्षत्र हैं वो सब शून्य में है, ऐसा बोला है। अब ये जो शून्य का आकर्षण है ये अनुभव में पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता है ना। तो जिसको हम लोग कह रहे हैं अनुभव नाम की क्रिया है ना, तो अनुभव जो है वो शून्य में ही होता है। जो व्यापक वस्तु है वो शून्य है, जिसको ब्रह्म वस्तु कह रहे हैं वो शून्य है ना। तो अनुभव नाम की घटना में तो क्रिया और क्रिया शून्य, ये दोनों के सहअस्तित्व में अस्तित्व है, जिसको अपन सहअस्तित्व बोलते हैं ना। तो क्रिया और क्रिया शून्यता का सहअस्तित्व है, ऐसा। तो अब जैसे ये शून्याकर्षण क्या चीज हो गई, तो जैसे सत्य के प्रति आकर्षण है, विश्वास के प्रति आकर्षण है, न्याय के प्रति आकर्षण है, धर्म के प्रति, ये सब शून्याकर्षण है। क्योंकि ये व्यापक वस्तुएं हैं ना, ये व्यापक वस्तुएं, तो वहीं से ये शून्य आकर्षण जो है वो समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता।
नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे कि शून्य का मतलब है कि उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा मान लेंगे। जबकि बाबा जी कह रहे हैं कि शून्य का अस्तित्व है, क्योंकि वो व्यापक वस्तु है और इसीलिए उसको ब्रह्म से वस्तु के रूप में इंगित किया है, यानी एक वो वास्तविकता है और वो वास्तविकता अनुभव में पहचानने में आती है। जैसे दो लोगों के बीच में विश्वास होता है ना, या हमारे अपने अंदर स्वयं में विश्वास होता है, तो अब विश्वास वस्तु रूप में क्या है? विश्वास कोई क्रिया तो नहीं है, तो विश्वास एक क्रिया शून्य चीज है। तो लेकिन विश्वास का आकर्षण है पूरी मानव जाति में, हर मानव जो है विश्वास पूर्वक जीना चाहता है। तो उस रूप में विश्वास रूपी जो शून्य है उसका आकर्षण जो है वो मानव के अनुभव में आता है। तो जब तक मानव में स्वयं में विश्वास नहीं होता है तब तक विश्वास का भास आभास रहता है। तो इसलिए विश्वास विहीन कोई इकाई नहीं होती, ऐसा बाबा जी ने बोला। विश्वास विहीन कोई मानव नहीं है। तो अजागृत आदमी में भी विश्वास का भास रहता है, ऐसा। भैया ठीक है, ये स्पष्ट हुआ? हुआ न्याय के प्रति, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, भैया विश्वास के प्रति। हाँ हाँ जी, हाँ, वो दीदी बोल रहे थे आपको पूरा कर। हो गया उनका। भैया ये शून्य आकर्षण को पृथ्वी में कैसे देखेंगे? मतलब ये स्वयं में तो क्लियर हुआ कि जो शून्य के प्रति आकर्षण मतलब विश्वास वगैरह, इनसे जो आकर्षण है, तो आकर्षण और विकर्षण से मुक्त है ना। तो पृथ्वी में कैसे देखेंगे, आपका ये प्रश्न है ना जी। तो पृथ्वी नियम में डूबी भीगी गिरी हुई। हाँ पृथ्वी में जो भी भौतिक रासायनिक क्रिया है ना वो नियम के साथ है, नियम के से अस्तित्व है। ठीक। लेकिन जब आप पूरी पृथ्वी को देखेंगे, आप पूरी पृथ्वी को, तो पृथ्वी शून्य में ही है और शून्य जो है पृथ्वी में से पारगामी सत्ता के रूप में है ना। क्योंकि व्यापक वस्तु पारगामी भी है, तो ये जो पारगामिता है वो ऊर्जा संपन्नता के रूप में पहचानने में आता है और यही चैतन्य इकाई में जो है जिसको अपन ज्ञान संपन्नता कह रहे हैं उस रूप में पहचानने में आता है। तो हर परमाणु में से जो है ना व्यापक वस्तु उसमें डूबी भीगी गिरी है, इसलिए उसमें ऊर्जा संपन्नता के रूप में पहचानने में आता है। तो पृथ्वी में अक्षय ऊर्जा बनी रहती है, तो इससे पता लगता है कि वो शून्य में डूबी भीगी गिरी हुई है ना, उस तरीके से पहचानने में आता है। बहुत बढ़िया भी। थैंक यू भैया। पढ़ो आगे। हाँ जी, पढ़िए जी, एक मिनट। जी, मानवीय सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था सर्व मानव में से के लिए समान है। संस्कृति का स्वरूप के संबंध में पहले भी सामान्य विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। मानवीय संस्कृति का पोषण सभ्यता करती है, सभ्यता का पोषण विधि करती है, विधि का पोषण व्यवस्था करती है और व्यवस्था का पोषण संस्कृति करती है। इस प्रकार आवर्तनशीलता क्रम सुस्पष्ट है। संस्कृति का मूल रूप संस्कार है, संस्कार का मूल रूप जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान ही है। अस्तित्व और मानव से ये कैसे होगा, ये समझ में आ रहा है? संस्कृति का पोषण सभ्यता करती, संस्कृति का पोषण सभ्यता करती। तो इसको यदि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में समझेंगे तो जिसको अपन मानवीय शिक्षा संस्कार कह रहे हैं ना, वो पहले होगा कि पहले सभ्यता होगी, ये प्रश्न है। सभ्यता का मतलब है न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि सभ्यता जो है वो संस्कृति का पोषण करती है, मानवीय संस्कृति का पोषण सभ्यता करती है। यानी
पहले मानव न्यायपूर्ण संबंध में जीने की निरंतरता को स्थापित करेगा, फिर वो परिवार में स्थापित होगा, फिर परिवार समूह के रूप में परिवार समूह में स्थापित होगा, तभी जाके शिक्षा संस्कार जो है वो संस्कृति के रूप में परंपरा में आएगा। इसीलिए लिखा है कि सभ्यता जो है वो संस्कृति का पोषण करती है। फिर इसके बाद जो सभ्यता वो कैसे बनती है, तो वो कह रहे हैं विधि पूर्वक बनती है। यदि हम विधि का पालन नहीं करते हैं तो सभ्यता का पोषण नहीं होता है। फिर लिखा है कि विधि का पोषण जो है वो व्यवस्था करती है। तो जैसे जो भी हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं बनाते हैं, उसी से विधि का पोषण होता है। और फिर इसके बाद लिखा है कि जो व्यवस्था होती है उसका पोषण संस्कृति यानी शिक्षा संस्कार करता है। शिक्षा संस्कार पूर्वक ही व्यवस्था में जीना जो है वो बनता है। तो इसीलिए लिखा है कि व्यवस्था का पोषण संस्कृति करती है। ठीक है ना दीदी? जी भैया, आवर्तनशीलता पूरा आ गया ना, क्रम पूरा यहाँ से शुरू हुआ और फिर वहीं तक आ गया। और संस्कृति का मूल रूप संस्कार है, और संस्कार का मूल रूप जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान ही है, जिसको समझदारी भी कह रहे हैं। जी जी। अस्तित्व और मानव से संबंधित अध्ययन बोधगम्य होना ही शिक्षा संस्कार का तात्पर्य है। ऐसी शिक्षा संस्कार ही मानवीयतापूर्ण परंपरा का मार्गदर्शक होता है। मानवीयतापूर्ण परंपरा अपने आप में ऊपर कहे चारों आयामों संपन्न रहता ही है। ऐसी शिक्षा संस्कार से प्राप्त स्वीकृतियों, अवधारणाओं, अनुभवों, विचार शैली सहित सर्वतोमुखी समाधान मानसिकता से संपन्न होना ही मानवीय संस्कार सफलता का प्रमाण है। यही सभ्यता का आधार है। मानवीयतापूर्ण सभ्यता स्वाभाविक रूप में न्यूनतम परिवार सभा से विश्व परिवार सभा सहज भागीदारियों को निर्वाह कर लेना ही है। पूरा लिखी दिया ना। अर्थात व्यवस्था के रूप में जीना ही, समग्र व्यवस्था में भागीदारी का निर्वाह करना ही सभ्यता का तात्पर्य है। सभ्यता में ही शिष्टता समाया रहता है, प्रमाण भी समाया रहता है। अनुभव, व्यवहार और प्रयोग के रूप में ही प्रमाणों का प्रयोजन दिखाई पड़ता है। मानव प्रयोजन सर्व शुभ ही है, इसलिए मानव संस्कारों को सर्व शुभ के अर्थ में ही स्थापित करना सहज है। ऐसे सभी स्तरीय परिवार और सभा सहज आचरणों को मानवीयतापूर्ण आचरण और व्यवस्था में भागीदारी का नाम दिया गया है। यही संविधान सूत्र है। इसे हम अध्ययन भी करते हैं और आचरण में पाकर तृप्त होते हैं, अथवा आचरण रूप में पाकर तृप्त होते हैं। इस प्रकार मानव सहज तृप्ति का स्रोत मानवीयतापूर्ण आचरण में होना स्पष्ट होता है, क्योंकि अस्तित्व रूपी सह अस्तित्व ही समाधान और तृप्ति का संपूर्ण स्रोत है। मानव में ही जागृति सहज अधिकार प्रमाणित होता है। जागृति और सह अस्तित्व के योग फल में ही सर्व शुभ, सर्व सुलभ होना पाया जाता है। अतएव मानवीयतापूर्ण आचरण रूपी संविधान को पहचानना ही राष्ट्रीय मूल चरित्र और नैतिकता का अथवा परिवार मूलक अखंड स्वराज व्यवस्था का आचार संहिता स्वाभाविक रूप में सर्व मानव के लिए बोधगम्य और व्यवहार गम्य होता है। अतएव सभ्यता का पोषण मानवीयतापूर्ण आचरण जो व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में होता है, इसे अध्ययन करना आवश्यक है। व्यवस्था का स्वरूप पहले 5 आयामों में इंगित किया जा चुका है। सुख का संपूर्ण स्रोत अस्तित्व सहज सह अस्तित्व ही होते हुए मानव जागृति पूर्णता विधि से ही सर्व शुभ, सर्व सुलभ होना पाया जाता है। अतएव इन तीनों विधा में साम्यरस्यता विधि ही अर्थात परिवार सभा, ग्राम मोहल्ला सभा और विश्व सभा सहज व्यवस्था हमें सर्व सुलभ कर लेना ही आज के संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। जितने भी बिगाड़े गए हैं उनका पुनः आधार,
पुनः सुधार किन्हीं किन्हीं भागों में पूर्णतया हो सकती है। ये शब्द पता नहीं सकता है या हो सकती। वो बाबा जी वो साउथ इंडियन वाला करते। अच्छा, ठीक है। और किसी किसी भागों में आंशिक सुधार हो सकती है। धरती आज से अधिक स्वस्थ हो सकती है। धरती पर मानव युगों तक समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व पूर्वक रह सकता है। हाँ, एक मिनट वो पेज कर रही हूँ। पेज आगे चला गया, एक मिनट। कोई बात नहीं, बस इतना ही लिखा है उसमें। जी सहस्तित्व पूर्वक रह सकता है, यह व्यवहारवादी समाज का प्रस्ताव है। जी, यह व्यवहारवादी समाजशास्त्र का प्रस्ताव है। समाजशास्त्र। तो अभी इसको और पढ़ सकते हैं अपन, एक और बचा हुआ है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है ये तो काफी स्पष्ट है, इसमें कुछ भी है नहीं। हाँ, कुछ मुझे हो तो एक चर्चा कर सकते हैं। ये एक पॉइंट जो मुझे दिख रहा था 119 में, नीचे से चौथा पांचवा लाइन है। अनुभव, व्यवहार और प्रयोग के रूप में ही प्रमाणों का प्रयोजन दिखाई पड़ता है। तो प्रमाणों का प्रयोजन हाँ, मतलब बाबा जी 3 ने जगह तीन ही पे जो भी प्रकार के हमें प्रमाण। प्रमाण है, उनका ये प्रयोजन शिष्टता के, सभ्यता के अर्थ में है, ये कहना चाह रहे हैं। प्रमाण भी समाया रहता है ना, सभ्यता में शिष्टता समाया रहता है, प्रमाण समाया रहता है, इसलिए प्रमाणों का प्रयोजन दिखाई पड़ता है, उसको ये कहना चाह रहे होंगे। ठीक है, आगे कर लेते हैं ना। ये एक पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है जी। व्यवस्था का स्वरूप पहले 5 आयामों में इंगित किया जा चुका है। 5 आयामों के बारे में काफी बार सुन चुका हूँ। 5 आयाम का मतलब है शिक्षा संस्कार से लेके शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष और स्वास्थ्य संयम। इन पांचों को व्यवस्था के 5 आयाम बोला। ठीक है भैया। सर्व मानव में जो अभी सुनीता बहन ने कहा अनुभव, व्यवहार और प्रयोग, हाँ पढ़ रहे हैं जी। प्रयोग के रूप में ही प्रमाणों का प्रयोजन दिखाई पड़ता है। हाँ, देख सकते हैं अनुभव फॉर ज्ञान, व्यवहार फॉर विवेक एंड प्रयोग फॉर विज्ञान। हाँ, ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही जो आप बोल। अनुभव यानी ज्ञान, व्यवहार मतलब विवेक और प्रयोग मतलब विज्ञान। तो ज्ञान का मतलब हो गया तीनों ज्ञान, और विवेक का मतलब हो गया ये जो है ना जीवन का मतलब, व्यक्ति से लेके अंतर्राष्ट्रीय तक संबंध, व्यवहार, संबंध निर्वाह, निरंतरता, व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के रूप में व्यवहार। मैं आगे पढ़ूं? हाँ जी। जी। सर्व मानव में लक्ष्य समान। इसके पहले स्पष्ट किए गए मुद्दों के साथ साथ सर्व मानव में लक्ष्य समानता की बात तथ्य विभिन्न विधि से स्पष्ट किया गया। मुख्यतः मानव सहज लक्ष्य केवल जागृति और उसका प्रमाण है। प्रमाण केवल परंपरा में ही होना देखने को मिलता है। मानव का प्रमाण मानव परंपरा में ही होना स्वाभाविक है, क्योंकि मानव ज्ञानावस्था की इकाई है और संस्कारानुसंगी अभिव्यक्ति है। संस्कार के मुद्दे पर पहले स्पष्टतया संस्कार स्वरूप, प्रक्रिया और प्रमाण के संदर्भ में इंगित कराया गया है। पूर्णता के अर्थ में बोध पूर्वक स्वीकारने योग्य संपूर्ण अध्ययन और उसे अनुभव मूलक विधि से व्यवहार में प्रमाणित करने का संपूर्ण क्रियाकलाप ही संस्कार और प्रमाण का तात्पर्य है। संस्कार कार्यकलाप विभिन्न विधियों में पहले से भी इस नाम का प्रयोग किया है। यह विभिन्न समुदायों में विभिन्न प्रकार से क्रियान्वित होते हुए
देखने को मिलता है। यह सब प्रयास अवश्य ही प्रयास क्रम में उपादेयी है, किंतु प्रयोजन के अर्थ में अभी तक और कोई अर्थात पूर्ववर्ती सामुदायिक संस्कार परंपरा में प्रमाणित नहीं हो पाए। जागृति और उसका प्रमाण सहज रूप में ही जीवन ज्ञान, सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान सहित परिवार मूलक व्यवस्था विधि से सफल होना पाया जाता है, सार्थक होना पाया जाता है। सफल होने का तात्पर्य मानव स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्था के रूप में प्रमाणित हो जाने से है। सार्थकता का तात्पर्य समग्र व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने से है। अस्तित्व सहज रूप में ही मानव अपने त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने योग्य इकाई है। यही मानव जागृति को निरीक्षण परीक्षण पूर्वक प्रमाणित होने, करने का एवं करने के लिए मत देने का सूत्र है। इस विधि से सार्वभौम लक्ष्य रूपी जागृति और जागृति प्रमाण, मानवीयतापूर्ण आचरण, स्वयं कर्तव्यों, दायित्वों, प्रेरकताओं और संपूर्ण कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित विधियों से मानव परंपरा में स्पष्ट हो जाता है। यही प्रधान रूप में संविधान की मंशा है। मानवीय आचार संहिता रूपी मानसिकता यही है कि सर्व शुभ सर्व सुलभ हो। इसी क्रम में संविधान का प्रवेश ये जो सर्व शुभ सुलभ होना, तो जी। ये सर्व शुभ सुलभ होने के 7 बिंदु यहाँ पर दिए जी अभी जो हमने पढ़े हैं ना, जिनको जी। अपन कह रहे हैं मानव सर्व जाति एक, मानव में लक्ष्य समान। हाँ, लक्ष्य समान, और जी मानव में शुभाकांक्षा समान, जी है ना, मानवत्व समान, ये जो पढ़े हैं, धरती जी। अखंड, मानव जी। भाषा एक, जी तो ये सर्व शुभ के मुद्दे हैं, है ना, जी। जिससे सर्व शुभ निकल सकते। संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, सर्व मानव में समान, तो ये 7 बिंदु हैं। जी तो ये तो बाबा जी ने जो विकल्प दिया था, तो विकल्प के लिए जी व्यवहारवादी समाज की आवश्यकता है, यदि विकल्प को हमको प्रमाणित करना है। और व्यवहारवादी समाज के लिए ये जो 7 बिंदु हैं, इनसे मानव जाति में समानता स्थापित हो सकती है। अच्छा। समानता के बिना मानव जाति जो है वो व्यवहारवादी समाज नहीं बन पाएगी, और व्यवहारवादी समाज बने बिना मानवीय संविधान में नहीं जी सकती मानव जाति। व्यवहारवादी समाज बन के ही मानवीय संविधान जो है वो उसमें जी सकती। तो जो मानवीय संविधान है उसमें मानवीय आचार संहिता जो है वो मानसिकता है। तो ये कह रहे हैं कि मानवीय आचार संहिता रूपी मानसिकता यही है, क्या है कि सर्व सुख सुलभ हो जाए, सर्व सुख सुलभ हो जाए। इसी क्रम में फिर संविधान है, आगे पढ़ सकते हैं। भैया एक बार 7 बिंदु को दोबारा रिपीट कर दें। मानव जाति एक है, पहला बिंदु है मानव जाति एक है, और दूसरा बिंदु है सर्व मानव में मानवत्व समान है, तीसरा बिंदु है सर्व मानव में शुभाकांक्षा समान है, और चौथा बिंदु है सर्व मानव में मानव धर्म समान है, ये चौथा है। इसके बाद 5वां बिंदु है मानव में से के लिए धरती एक अखंड है और मानव भाषा कारण गुण गणित के रूप में समान है। 6वां है मानवीय सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था सर्व मानव में से के लिए समान है, और 7वां बिंदु है सर्व मानव में लक्ष्य समान है। ये समानता के 7 बिंदु हैं। इनका प्रयोजन क्या है, तो कह रहे हैं कि इसके बिना व्यवहारवादी समाज नहीं बन सकता है। हाँ जी, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं अपन, व्यवहारवादी समाज शास्त्र ना बनने की ये 7 जो है वजह भी हैं कि मानव ने अपने को अलग अलग जाति के रूप में पहचाना। हाँ, इसके विपरीत बिंदुओं में मानव ने मानवत्व जो है ना
अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया, उसकी कोई हाँ, कारोबार। समुदाय की सीमा में डिफाइन कर लिया मानव। हाँ, और फिर मानव में तीसरी झगड़े की जड़ बनी शुभाकांक्षा। कोई किसी चीज को शुभ मानता रहा, कोई किसी चीज को शुभ। हाँ, किसी की। फिर मानव ने जो 5 सबसे मुख्य रूप जो रही झगड़े की, वो मानव धर्म जो है ना, धर्म के आधार पे झगड़ा फसाद ये सब। समुदाय धर्म मान लिया, समुदाय धर्म। और उसके फिर बाद इसके बाद मानव धरती का भाग विभाग ने, कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया धरती का। जैसे अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा है, इसमें हाँ, यही ये सब पूरी दुनिया में सब देशों के है। झगड़े। ऊपरली साइड के लोगों को अपना अपना दुश्मन मानते हैं। हम्म। फिर और भाषा के झगड़े हैं, पाकिस्तान भाषा का जो के। ईस्टर्न हिस्सा था, देखिए आप मजे मजे की चीज, हम्म। उसी पाकिस्तान का जो ईस्टर्न हिस्सा था, वहां अपने अपनी फौजें भेज भेज के वो भी पाकिस्तान था, उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश। हम्म। ठीक है। फिर हम्म। मानवीय संस्कृति सभ्यता, ये अपनी किसी भी चीज को, मतलब शिक्षा को अपने कभी संस्कृति नहीं माना, है ना। हम्म। और ये 10 सोपानी व्यवस्था और ये 5 योजनाओं को कभी सभ्यता नहीं माना। हम्म। अपना अपना और फिर संविधान लक्ष्य बना। का ध्रुवीकरण नहीं हो पाना, है ना, लक्ष्य को पहचान नहीं। और मानव लक्ष्य जागृति है ना। ये आज तक अपन समझ नहीं पाए हैं, तो अपने तो लक्ष्य अलग अलग। इन्हीं 7 की कमी के कारण से मानव व्यक्तिवाद और समुदायवाद में फंस गया। हाँ, और समाज व्यक्तिवाद और समुदायवाद जो है संकीर्ण चेतना है, जबकि मानव की पूर्ण चेतना जो है वो अखंड समाज है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो जो चेतना का विकास है वो व्यक्तिवाद से समुदायवाद तक ही हुआ, उसके आगे नहीं हो पाया। जबकि व्यक्तिवाद और समुदायवाद में आचरण का प्रकटन नहीं है, जो मानवीय आचरण है उसका प्रकटन नहीं है। व्यक्तिवाद और समुदायवाद में जीव चेतना का ही प्रकटन है। इसको पढ़ने से अपने को ये लगता है जैसे 3 शब्द देते हैं ना, अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन। हमने इन हाँ। 7 तत्वों को निर्मूल्यन कर दिया। अधिमूल्यन अवमूल्यन हम्म। करते तो ठीक हो जाता, निर्मूल्यन ही कर दिया। निर्मूल्यन कर दिया, पहचानने में नहीं आया ना। नहीं, कुछ का कुछ पहचान गए, पहचाने तो सही। कुछ का कुछ पहचान गए। हाँ। ठीक है, एक पेज और है, इसको पढ़ लेते हैं। शरीर को पहचाना बेसिकली। हाँ, शरीर को, मेन गलती वहीं से हुई। शरीर को भी नहीं पहचाना दीदी। जो शरीर को अखंडता के अर्थ में पहचानते तो समस्या सॉल्व हो जाती। हाँ, खंडता को नहीं पहचाना ना, शरीर को खंडता में ही हमने ये मान लिया कि जो हाँ। मेरा जो होना है वो शरीर की सीमा तक है। जी, जबकि अगर शरीर को समझने जाते हैं तो पता लगता है कि वो वातावरण के साथ या इस धरती की अखंडता के साथ है शरीर। सही बात है। तो इसलिए वातावरण में कुछ गड़बड़ होता है तो उसका असर शरीर के ऊपर आता है ना, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। उसके सुनीता साथ दीदी, ऐसा अविभाजित है। समझ सकते हैं अपन मेरे ख्याल से हैं? कि शरीर के आधार पे जो है ना, अगर अपन समझे होते तो कम से कम गोरे लोग आपस में नहीं लड़ते और काले आपस में नहीं लड़ते। वो भी अपन नहीं, समझे वो नहीं। तो वो तो और संकीर्ण बात हो गई। हाँ, यदि हमने शरीर को भी धरती की अखंडता में समझ लिया होता ना तो भी समस्या सॉल्व हो जाती, मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो वो ये ग्लोबल वार्मिंग तो होनी ही नहीं थी फिर। कुछ नहीं होता, वो बहुत सारा। धरती के स्वास्थ्य से आदमी के शरीर का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, हाँ, इसलिए और क्या। ये कहाँ जैसे समस्या है। मान लीजिए कि जो जीव जंतु होते हैं ना, हम्म, तो जीव जंतु में अविभाज्यता ही रहती है वो जी। धरती के साथ, क्योंकि उनमें कोई बंटवारा नहीं है ना। हम्म, तो इसलिए जीव जंतु लाखों करोड़ों साल से धरती पे है, धरती बर्बाद नहीं हो रही थी। और वो कभी भी इन 7 बिंदुओं के लिए नहीं लड़ते हैं, वो कभी भी। जो कि हाँ। ऐसे तो ये शरीर। तो मानव का अपना होना प्रमाणित इन्हीं 7 बिंदुओं के आधार पर हो सकता जी, है। यानी जो मानव जीव चेतना से विकसित एक चेतना है, ये बात प्रमाणित तभी हो सकता है जब इन 7 बिंदुओं के आधार पर मानव का जीना सुनिश्चित हो जाए, है ना। बिल्कुल। ठीक है, तो पढ़ दीजिए दीदी, एक पेज ही है बस। जी हाँ। भैया, मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। जागृति और उसका प्रमाण, नहीं मैं तो यहाँ पे थी ना।
जी, मानवीय आचार संहिता रूपी मानसिकता यही है कि सर्व शुभ सर्व सुलभ हो। इसी क्रम में संविधान का प्रवेश रूप यह है कि सर्व मानव सहज सार्वभौम स्वतंत्रता, स्वराज व्यवस्था, सहज आचरण को अभिव्यक्ति, संप्रेषणा व प्रकाशन सहित प्रत्येक मानव मूल्य व मूल्यांकन पूर्वक संपूर्ण आयाम, कोण, परिप्रेक्ष्य व दिशा में सभी देश काल में सुरक्षित, नियंत्रित, संतुष्ट, समृद्ध, समाधानित होने, रहने, करने के लिए, मत देने के लिए यह न्याय संहिता मानव में से के लिए अर्पित है। वक्तव्य भी पढ़ लो। हाँ, पूरा वक्तव्य एक ही पेज है बस ये। जी, प्रत्येक मानव अपने में तृप्ति और उसकी निरंतरता को चाहता है। इस सफल स्वरूप जीवन में सह अस्तित्व, समाधान और वर्तमान में विश्वास के रूप में पहचाना गया है। यह हर मानव और मानव परंपरा सहज अधिकार के रूप में वर्तमान होना पाया जाता है। ऐसी तृप्ति को मानव परंपरा में प्रमाणित करना हर मानव की अभिप्सा है। इस क्रम में समृद्धि भी एक आवश्यकता है। समृद्धि को इस प्रकार पहचाना गया है कि यह प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन का ही फलन है। ऐसे सभी आवश्यकी उत्पादित वस्तुओं के प्रयोजनों को शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति के लिए पहचाना गया है। इस प्रकार यह संविधान समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व को प्रमाणित कराने और करने के लिए मत देने के अर्थ में स्पष्ट है। संविधान का लक्ष्य परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, मानव धर्म, स्वानुशासन रूपी स्वतंत्रता है। मानव धर्म समाधान, सहज तृप्ति, सुख, शांति, संतोष, आनंद और समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व और उसकी निरंतरता ही स्वतः है। लक्ष्य सहज प्रमाणों का मूल्यांकन विधि स्वयं में एक दूसरे के परस्परता में यथा प्रत्येक मानव स्वयं में परस्पर मानव संबंधों में और नैसर्गिक संबंधों में दो समझदारी के अनुरूप निष्ठा, कर्तव्य, दायित्व के रूप में किया गया निर्वहन और उसका फल परिणाम सहज विधि। जी, यहाँ पे ऊपर जो है ये मूल्यांकन विधि में एक बताया है स्वयं में, जी एक दूसरे के परस्परता में, जी यानी प्रत्येक मानव स्वयं में, है ना, फिर परस्पर मानव संबंधों में और नैसर्गिक संबंध, तीन तरीके से बताए। चार हो गए बल्कि, एक स्वयं में, हाँ, और एक के बीच में जो परस्परता, एक संबंध में जिसको और फिर अपन कहते हैं। परस्पर मानव में, फिर परस्पर मानव में, फिर नैसर्गिक संबंध। जी, और दूसरे विधि से समझदारी, और समझदारी के अनुरूप निष्ठा का मतलब कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करना, जी, उस आधार पे भी मूल्यांकन हो। जी। दो और विधि है। जी, इसमें ये लिखा ये व्यवस्था स्वरूप संस्कृति सभ्यता में भागीदारी थी, उसको शायद कल कर लेंगे, टाइम हो चुका है ना, या अब कहाँ बचा है, खत्म हो गया है। ये वो बचा है ना, ये चार्ट बचा हुआ है ये। चार्ट बचा है, वो कल कर लेंगे। हाँ, चार्ट तो अपन कर लेंगे। बात ये, क्योंकि ये चार्ट जो है ना अगले अध्याय से संबंधित। अच्छा, ठीक है। अगला अध्याय अगला 5वां है ना, हाँ, मानवीय संविधान का धारक वाहक। जी, तो ये मानवीय संविधान के अर्थ में ये व्यवस्था स्वरूप इसको स्पष्ट किया है, विधि व्यवस्था में भागीदारी और व्यवस्था स्वरूप। जी, इसके दो हिस्से हैं, इसमें नीचे सभाएं और ऊपर जो है परिवार है। जी, तो परिवार से विश्व परिवार तक परिवार हैं, और जी, परिवार से विश्व परिवार तक सभाएं हैं। जी, जी, तो जो सभाएं हैं वो निर्णय के लिए हैं और क्रियान्वयन के लिए परिवार है। जी, बाबा जी ने जो है इसको भौतिकवाद में स्पष्ट किया है कि परिवार सभा से लेके विश्व परिवार तक निर्णय लेने की एक विधि है ना, उसको सभा कह रहे हैं। जी, और इसके बाद सभा में जो निर्णय होता है उसको क्रियान्वयन करने की एक विधि है, उसको परिवार कह रहे हैं। तो वो जी, जो क्रियान्वयन है वो परिवार करता है और निर्णय जो है सभा करती है, ऐसा। जी।
इन दोनों के योगफल में ये परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है। जी इसी को सभा विधि भी बोलते हैं ना, सभा विधि। जी सभा विधि पूर्वक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। जी अभी हम लोग व्यक्तिवादी विधि से क्रियान्वयन करते जी हैं या कहीं कहीं समुदायवादी विधि से करते हैं। वहीं पे फंसे हुए हैं, सारी मानव जाति वहीं फंसी, उससे आगे नहीं हो पा रहा। उससे आगे का प्रतीक्षा है मानव जाति। जी अभीप्सा भी बोल सकते हैं, अभीप्सा है, प्रतीक्षा है। ठीक है, फिर अभी कल मिलते हैं। जी हरिहर। और कोई मुद्दा तो नहीं है ना? हाँ, नहीं तो अब जो भी होगा